कुछ हफ्तों बाद लड़कियां सीडो को सूप का एक बर्तन लाकर देती हैं और कहती हैं कि ये उनका प्यार से बनाया गया सूप है। सीडो टेस्ट करने से डरता है क्योंकि इसमें हर लड़की की पसंदीदा चीज डली होती है। तभी कागुया कटोरी से कहती है कि वो भी अपनी पसंदीदा चीज सूप में डाले और वो एक कैंडी डाल देती है। इसके बाद सीडो फाइनली सूप टेस्ट करता है और हैरानी से देखता है कि इसका टेस्ट इतना भी खराब नहीं है। कटोरी भी शॉक्ड होती है और बाकी लड़कियां तो खुश हो जाती हैं कि उनका सूप उनके मर्द को पसंद आया। फिर वो सब सीडो के साथ टेबल पर बैठकर खाना एंजॉय करने लगती हैं। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और मीकू रूम में एंटर करती है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि वो एक साथ दो जगह पर कैसे हो सकती है। मीकू सबको बताती है कि जो शो वो लोग टीवी पर देख रहे हैं वो दरअसल एक प्री रिकॉर्डेड लाइव है। इसके बाद वो भी टेबल पर सभी के साथ बैठ जाती है और उसे भी सूप का एक बाउल सर्व किया जाता है। लेकिन जैसे ही वो टेस्ट करने की कोशिश करती है उसका मुंह जल जाता है। परेशान सीडो उससे पूछता है कि वो ठीक तो है ना, और मीकू कहती है कि अगर वो उसे किस करेगा तो उसकी होठों की तपश ठंडी हो जाएगी। मीकू जैसे ही उसकी तरफ झुकने लगती है बाकी सारी लड़कियां भी जानबूझकर अपने होठ जला लेती हैं ताकि उन्हें भी किस मिल सके। ये सुनकर सीडो तो नहीं बल्कि मीकू खुश हो जाती है और कहती है कि वो सबको किस करके उनका दर्द मिटा देगी। लेकिन लड़कियां तो तुरंत उसका ऑफर रिजेक्ट कर देती हैं। इसी बीच डोर बेल बजती है और जब सीडो जाकर देखता है तो हॉलवे में तोबीची एक स्टीमिंग बर्तन के साथ खड़ी होती है। वो बताती है कि इसमें जो सूप है उसने टर्टल, स्कॉर्पियन और सील के बॉडी पार्ट्स को एनर्जी ड्रिंक में बॉयल करके बनाया है। जाते जाते वो सीडो से कहती है कि अगली बार जब वो मिले तो उसे जरूर बताए कि उसे ये सूप कैसा लगा। और जैसे ही तोबीची दरवाजा बंद करती है सीडो घुटने पर बैठ जाता है और सोचता है कि आखिर ऊपर वाले ने उसी के पास इतनी सारी पागल लड़कियां क्यों भरे रखी हैं। तभी सिटी में स्पेस क्विक अलार्म बज उठता है जिस पर कटोरी सीडो से कहती है इट्स हीरो टाइम। इसके बाद सीडो को टेलीपोर्ट करके एक अबंडेंट एम्यूजमेंट पार्क में भेजा जाता है। वो जैसे ही वहाँ घूम रहा होता है फ्रैंक्सिनस से कटोरी से गाइड करती है कि उसे स्पिरिट को लोकेट करके कांटेक्ट बनाना है इससे पहले कि एसटी वहाँ पहुँच जाए। तभी एक आवाज उसे ऊपर से बुलाती है और सीडो विच कॉस्ट्यूम पहने एक लड़की को देखता है। वो नीचे फ्लोट करके सीडो के सामने आती है और पूछती है कि वो ऐसी जगह क्या कर रहा है। इसके बाद फ्रैंक्सिनस के स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं सीडो को आंसर देने के लिए। क्रू मेंबर्स अपने चॉइस सिलेक्ट करते हैं तो 2 ऑप्शंस के बीच टाई हो जाता है। आखिर में कटोरी उसे सेकंड ऑप्शन चूज करने को कहती है, वो भी पपीज आइज के साथ। सीडो वैसे ही करता है और वो काम कर जाता है। लड़की फिर उसका नाम पूछती है और जब सीडो अपना नाम बताता है तो वो खुद को नात्सुमी से इंट्रोड्यूस करती है। इसके बाद नात्सुमी उससे पूछती है कि क्या वो उसे खूबसूरत लगती है, जिस पर सीडो हाँ कहता है और नात्सुमी खुशी से उसे हक कर लेती है। इस दौरान कटोरी सीडो को बताती है कि एसटी टीम वहाँ पहुँच चुकी है और तभी उन पर मिसाइल से अटैक हो जाता है। नात्सुमी सीडो को भरोसा दिलाती है कि उसे कुछ नहीं होगा और वो अपने एंजल हेनियल को समन करके उसे हवा में घुमाती है, फिर जमीन पर पटक देती है जिससे आसपास मैजिक वेव्स फैलने लगती हैं और एसटी के मिसाइल्स अचानक से कार्टूनिस्ट गाजर में बदल जाते हैं। फिर नात्सुमी एसटी के जवानों को भी एनिमल कॉस्ट्यूम में बदल देती है जिससे सब जमीन पर गिर पड़ते हैं। सबको ठिकाने लगाने के बाद नात्सुमी कहती है कि अब टाइम है यहाँ से निकलने का। लेकिन जैसे ही वो जाने लगते हैं एक ट्रांसफॉर्म मिसाइल उनके पास ही ब्लास्ट कर जाता है जिससे धुआं और डस्ट चारों ओर फैल गया था। नात्सुमी उस स्मोक को इनहेल करते ही छींक मारती है जिससे वो थोड़ी देर के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन सीडो की आंखें उस टाइम बंद होती हैं जिससे वो कुछ देख नहीं पाता। नात्सुमी उससे पूछती है कि उसने कुछ देखा क्या, लेकिन सीडो कंफ्यूज होता है और कोई जवाब नहीं देता, जिस पर नात्सुमी और भी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि इस बेवकूफ को यहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। वो कहती है कि अब उसकी लाइफ ऑफिशियली खत्म हो चुकी है और फिर वो अपनी मैजिक स्टिक पर उड़ते हुए निकल जाती है। अगले दिन सीडो लंच टाइम में स्कूल पहुंचता है क्योंकि वो नात्सुमी से जुड़ी स्ट्रेटजी मीटिंग में फंसा हुआ था। जैसे ही वो क्लासरूम में पहुंचता है उसके क्लासमेट्स उसे घूरने लगते हैं और आई मिस सिस्टर्स उसके पास आकर के उसे बुरा भला कहने लगती हैं। सीडो कंफ्यूज होता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया है, जिस पर लड़कियां एक एक करके उसके ऊपर आरोप लगाती हैं, जैसे कि उसने आई के साथ क्रीपी फ्लर्टिंग की, फिर मैं और मी के सामने फुल स्पीड से भागते हुए उसके स्कर्ट्स उड़ा दिए और आखिर में उसने तोता के साथ भी बदतमीजी की। सीडो इन सारे इल्जामों को डिनाई करता है लेकिन लड़कियां उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती। तभी तोबीची भी क्लासरूम में एंट्री करती है जिस पर सीडो पूछता है कि क्या वो भी उसकी हरासमेंट की शिकार है। तोबीची कहती है कि नहीं तो, लेकिन सीडो के राहत की सांस लेने से पहले ही तोबीची उसका हाथ पकड़ के कहती है मेरे साथ बेशक कुछ करो। तभी तोका बीच में आकर के उसका हाथ तोबीची से हटा करके बचा लेती है। सीडो तोबीची से कहता है कि उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं जो ये इल्जाम ये सब लगा रहे हैं कि क्यों किया। लेकिन तभी कागुया और यूजुरू भी क्लासरूम में दौड़ती हुई आती हैं और कहती हैं कि सीडो को तो सजा मिलनी ही चाहिए। फिर पता चलता है कि सीडो ने कागुया के रूम से अंडरवियर चुरा ली थी और फिर यूजुरू को पानी में भी फेंक दिया था। जैसे ही सब उसे सबक सिखाने की बात कर रहे थे तमाए क्लासरूम में झांक करके कहती है सीडो ये सब मुझे क्या सुनने को मिल रहा है बेटे। तोनोमाची भी आता है और पूछता है कि सीडो ने जो बात उससे पहले कही थी क्या वो वैसा चाहता है, अगर हाँ तो वो तैयार है। ये सब देखकर सीडो को पता चल जाता है कि अब उसे अपने लोगों से ही खतरा है।
वो यहाँ से भाग निकलता है, लेकिन उसके पीछे गुस्से में क्लासमेट्स भी दौड़ पड़ते हैं। सौभाग्य से सीडो एक खाली क्लासरूम में छुप करके उनकी नजरों से बच जाता है और तभी बाहर निकलता है जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अब वो सेफ है। सीडो जैसे ही सोचने की कोशिश करता है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, उसे अपने इविल वर्जन की झलक दिखाई देती है। वो उसके पीछे दौड़ता है और रूफटॉप पर पहुंच कर पूछता है कि वो कौन है। तब वो नकली सीडो खुद को नात्सुमी बताती है और कहती है कि वो उसकी जिंदगी ले लेगी। जब नात्सुमी अपनी चालबाज प्लान बता ही रही होती है कि उसी वक्त तोका और तोबिची डोर तोड़ करके अंदर आ जाती हैं। नात्सुमी ऐसा कोशिश करती है कि वो खुद को असली सीडो दिखाए, लेकिन लड़कियां उसकी बातों में नहीं आती, जिससे वो और भी चिढ़ जाती है। इसके बाद वो हैनियल को समन कर सीडो से कहती है कि वो अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेगी। 5 दिन बाद कोटोरी सीडो को एक एनवेलप देती है जो नात्सुमी ने उसे भेजा होता है। एनवेलप के अंदर 12 फोटोज होती हैं, हर एक सीडो के करीब के लोगों की थी। साथ में एक नोट भी होता है जिसमें नात्सुमी ने लिखा होता है कि वो उन्हीं 12 में से कोई एक बन करके उनके बीच है, और वो पूछती है कि क्या सीडो पहचान सकता है कि वो कौन है। अगर नहीं तो वो सबको एक एक करके गायब कर देगी। कटोरी गेस करती है कि नात्सुमी अपनी एबिलिटी यूज करके किसी एक की आइडेंटिटी ले चुकी है, खुद उसकी भी हो सकती है। कटोरी कहती है कि सीडो को अपना दिमाग फुल पावर में डालना होगा ताकि वो उसे टाइम से पहले पकड़ सके। इसी दौरान लंदन में डेम के बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग होती है जिसमें वेस्टकोट के जापान वाले एक्शंस पर बात हो रही थी। मीटिंग में मडरॉच वेस्टकोट को डेम के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से हटाने की रिक्वेस्ट करता है। चेयरमैन रसल फिर वोटिंग कराता है जिसमें आधे से ज्यादा मेंबर्स हाथ उठा देते हैं, लेकिन हैरानी की बात होती है कि वो कहता है डिसमिसल रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई है। मडरॉच रसल से पूछता है कि अबे अंधा है क्या, जिस पर तुरंत उसकी दाहिनी बाजू कट जाती है और जब वो दर्द से उसे पकड़ कर बैठता है तब उसे एहसास होता है कि जिन लोगों ने वेस्टकोट को हटाने के लिए वोट किया था उनकी भी हाथ गायब हो चुकी हैं। इसका कारण बनती है एलन, जो ये सब अंजाम दी थी। वेस्टकोट फिर सबको बताता है कि अगर वो जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाए तो शायद बच सकते हैं, और इसके साथ वो ये भी कहता है कि जब तक उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो जाती तब तक वो अपने पोजीशन से नहीं हटने वाला और कोई इसे डिक्टेटरशिप नहीं कहेगा। इधर जापान में कोटोरी और सीडो रीने को बुलाते हैं ताकि वो नात्सुमी वाले खतरे पर बात कर सके। पूरी बात सुनने के बाद रीने कोटोरी को कमांड से दूर रहने के लिए कहती है जब तक कि नात्सुमी वाला मामला सॉल्व नहीं हो जाता, और सीडो से कहती है कि उसे अब काफी काम करना है। फिर ये लोग सीडो के लिए एक डेट प्लान बनाते हैं जिसमें रीने कहती है कि हर डेट के दौरान उसे बहुत अलर्ट रहना होगा ताकि कोई भी अजीब बात पकड़ में आ सके। पहली डेट होती है तोका के साथ, और डेट के दौरान सीडो से पूछता है कि पिछली बार जब वो बाहर गए थे तब क्या हुआ था। तोका ठीक जवाब देती है, लेकिन सीडो फिर भी कन्विंस नहीं होता। वो उस पर नाटक करने का आरोप लगाता है और कहता है कि वो जानता है कि वही नात्सुमी है, जिस पर तोका गुस्सा हो जाती है, लेकिन वजह कुछ और ही निकलती है। उसे सीडो की पूरी बात में सिर्फ एक नाम सुनाई देता है, नात्सुमी, जिस पर वो पूछती है कि ये नात्सुमी कौन है। सीडो को समझ आ जाता है कि उसने खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार दी है। वो एक कहानी बना देता है कि नात्सुमी वर्ड एक आइलैंड पे लोग वेलकम के लिए यूज करते हैं। ये एक बेवकूफी वाली बात थी, लेकिन तोका उससे भी ज्यादा इनोसेंट होती है और वो मान लेती है। पर वो पूछती है कि वैसे नात्सुमी का मतलब क्या होता है। फिर सीडो कहता है कि नात्सुमी का मतलब होता है आई लव यू, हाँ मेरी जान, जिस पर तोका शर्मा जाती है। इसके बाद जब तोका उससे और सवाल करने वाली होती है तो सीडो उसकी अटेंशन एक रेस्टोरेंट की तरफ डाइवर्ट कर देता है जहाँ लंच बफेट चल रहा था। वो कहता है कि उन्हें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए और तोका एग्री करती है, लेकिन सीडो को तब थोड़ा डाउट होता है जब वो अपने टेबल पर वापस आती है एक ऐसी प्लेट के साथ जिसमें बहुत ही कम खाना होता है। यहाँ तक कि फ्रैंकसिनस के क्रू मेंबर्स भी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि तोका जो पागलों की तरह खाती है इतनी कम फूड क्यों लेकर के आई। सीडो उसे खाते हुए ऑब्जर्व करता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर तोका बताती है कि उसने टीवी पर देखा था कि जो लड़कियां सुअर की तरह खाती हैं वो लड़कों को पसंद नहीं आती। वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि सीडो उससे दूर चला जाए, लेकिन सीडो उसे एश्योर करता है कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि उसे वो लड़कियां पसंद हैं जो हेल्दी रहती हैं। ये सुनकर तोका की सारी टेंशन ही गायब हो जाती है और वो वापस जाकर के और खाना ले आती है। इसके बाद उसी शाम को योशिनो सीडो के घर आती है विच कॉस्ट्यूम में। वो सारे तरीके से पूछती है ट्रिक और ट्रीट, और बताती है कि अगर उसके पास ट्रीट नहीं हुआ तो वो उसे ट्रिक करेगी। सीडो उसे किचन में ले जाता है और पैनकेक सर्व करता है। फिर उसे पूछता है कि क्या उसे याद है जब वो पहली बार उसके घर आई थी तब उसने क्या खाया था, जिस पर योशिनो फूड का नाम बता देती है, लेकिन योशिनन कहती है कि उसे वो दिन याद नहीं। फिर वो ये भी सोचती है कि हाँ शायद इसलिए क्योंकि उस दिन तो वो तोबिची के घर थी। सीडो को वो दिन याद आता है जब उसने तोबिची के घर जाकर के पपेट लेने की कोशिश की थी। इसके बाद पपेट योशिनो के कान में कुछ कहती है और तुरंत योशिनो सीडो को अपना पैनकेक टेस्ट करने देती है। जब सीडो खा रहा होता है तो योशिनो उसके गाल पर लगे केक को लिक करती है, जिससे सीडो चौंक जाता है, लेकिन इसके बाद वो भी शर्म से ब्लश करने लगती है और कहती है कि वो बस प्रैंक कर रही थी और वहाँ से भाग जाती है। सीडो सोचता है कि क्या ये रियल योशिनो थी या नात्सुमी।
इसके बाद रीने सीडो को बताती है कि उसकी अगली डेट तोनोमाची के साथ है। शाम को जब लड़के के साथ डेट खत्म करके वो घर आता है तो रीने उसे इन्फॉर्म करती है कि अगली डेट यूजुरू के साथ है। जब सीडो उस स्पॉट तक पहुंचता है जहां यूजुरू उसका वेट कर रही होती है, तब तक तो काफी देर हो चुकी होती है और वो माफी भी मांगता है इसके लिए। यूजुरू उसे माफ कर देती है। फिर वो पूछती है कि उसने उसे इतनी रात को क्यों बुलाया। सीडो कहता है कि वो उसके साथ अकेले में बात करना चाहता था। जैसे ही दोनों सामने का व्यू एंजॉय कर रहे होते हैं, यूजुरू वहाँ की ब्यूटी की तारीफ करती है और सीडो एग्री करता है। लेकिन फिर यूजुरू से इडियट कहती है कि तुम्हें इस सीन में ये लाइन मारनी चाहिए कि तुम इस व्यू से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। इसके बाद उसकी कन्वर्सेशन चल ही रही होती है और अचानक यूजुरू की जुबान से निकल जाता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये रियलाइज होते ही वो शर्मिंदा हो जाती है और वहाँ से भाग निकलती है। आधी रात को नात्सुमी शहर के ऊपर दिखाई देती है और हैनियल की मदद से अपना पहला विक्टिम पकड़ लेती है। अगले दिन सुबह कागुया बहुत पैनिक में सीडो का दरवाजा पीटती है और बताती है कि यूजुरू गायब हो गई है, जो सुनने सीडो चौंक जाता है। इसके थोड़ी देर बाद वो रीने को बुलाता है और कोटोरी के साथ मिलकर के पूरा मामला डिस्कस करता है। रीने कहती है कि पहले तो हमें कागुया से यूजुरू के बारे में झूठ बोलना पड़ेगा। फिर वो उन्हें सर्विलेंस फुटेज दिखाती है जिसमें हैनियल ट्विन सिस्टर्स के रूम में एंट्री लेता है और यूजुरू को निशाना बनाता है। वो बताती है कि नात्सुमी शायद किसी और कैरेक्टर का रूप भी ले चुकी है और हो सकता है वो भी ऐसे ही गायब हुई हो। इसके बाद जब कोटोरी और सीडो डेट पर होते हैं तो यूजुरू के गायब होने पर बात कर रहे होते हैं और सीडो कहता है कि उसे जल्द से जल्द नात्सुमी को ढूंढना होगा। कोटोरी उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं रियल कोटोरी हूँ? सीडो बिना हेजिटेशन के कहता है हाँ वही असली कोटोरी है। लेकिन कोटोरी कहती है कि उसे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, मैं नात्सुमी भी हो सकती हूँ, और उसे सजेस्ट करती है कि वो उससे कुछ सवाल करे या फिर उसे किस करके कंफर्म करे। सीडो किस करने के लिए एग्री करता है और कोटोरी का चेहरा पकड़ता है, जिससे वो अपनी आंखें बंद करके इंतजार करने लगती है। लेकिन इसके बजाय सीडो उसके रिबन्स चुरा लेता है और अब कोटोरी गुस्से में कहती है कि वो रिबन्स उसे वापस करे, जिस पर सीडो कहता है कि यही रिएक्शन साबित करता है कि वही रियल कोटोरी है। लेकिन सीडो की अब इस हरकत के लिए कोटोरी उसे मुक्का मार कहती है कि ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसके बाद सीडो मिकू के साथ डेट पर जाता है जहाँ वो दोनों कॉस्प्ले करते हैं ताकि कोई मिकू को पहचान न सके। लेकिन उनकी कॉस्ट्यूम्स एक फेमस शो से इंस्पायर्ड होती है जिस पर कुछ लोग उनके साथ फोटो लेने लगते हैं। इसके बाद सीडो मैं और मी के साथ आइसक्रीम डेट पर जाता है, फिर तमाया से मिलने जाता है। फिर वो कागुया के साथ एक बॉलिंग सेट में डेट पर जाता है और गेम के बाद दोनों एक बेंच पर बैठते हैं। कागुया सीडो को सरप्राइज करते हुए अपना सिर उसकी गोद में रख देती है और कहती है कि वो उसके सिर को सहलाए। जैसे ही सीडो ऐसा करता है वो अचानक से उसे पकड़कर अपना चेहरा छुपा लेती है और रोते हुए कहती है कि उसे पता है कि उन्होंने यूजुरू के बारे में उससे झूठ बोला है, लेकिन उसने इस झूठ को इसलिए माना क्योंकि वो भरोसा करती है कि सीडो उसकी बहन को जरूर वापस ले आएगा। उस रात सीडो के लिविंग रूम में हैनियल अचानक से प्रकट होता है और वो नात्सुमी और बाकियों के बीच कम्युनिकेशन का एक जरिया बनता है। सीडो तुरंत नात्सुमी से कहता है कि वो यूजुरू को वापस करे, जिस पर नात्सुमी मना कर देती है और उल्टा सीडो से पूछती है कि क्या वो बता पाएगा कि वो किसकी शक्ल में है। सीडो अंदाजा लगाता है कि शायद वो योशिनो की शक्ल में है। नात्सुमी उसके जवाब से डिसअपॉइंटेड फील करती है और सीडो कुछ समझ पाता उससे पहले ही हैनियल गायब हो गया था। इसके बाद रीने का कॉल आता है जो बताती है कि हैनियल ने योशिनो और आई को भी उठा लिया है। फिर 2 दिन गुजरते हैं और उस दौरान मी, तोनोमाची और तमाए भी नात्सुमी के द्वारा गायब कर दी जाती हैं क्योंकि सीडो सही गेस नहीं कर पा रहा था। इसके बाद सीडो अपने आखिरी डेट पर तोबिची को मूवी दिखाने ले जाता है जहां तोबिची अचानक से कूल बनने की एक्टिंग करने लगती है जो सीडो को काफी ऑकवर्ड फील करवाता है। लेकिन इस चीज से उसे यकीन हो जाता है कि नात्सुमी तोबिची तो नहीं है। फिर रात को जब सीडो घर लौटता है तो उसे बाहर तोका मिलती है जो उसे पूछती है कि वो आजकल इतना बिजी क्यों है और अगर ऐसी कोई चीज है जिसमें उसकी मदद कर सकती है तो उसे बताना चाहिए। सीडो उसे थैंक यू बोलता है और फिर तोका को गुड नाइट कहके वापस घर को चल जाता है। सीडो जैसे ही अंदर आता है कोटोरी दरवाजे पर मिलती है और बताती है कि तोका अभी अभी गायब हो गई है, जिस पर वो तुरंत उसके अपार्टमेंट की तरफ भागता है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता। तभी हैनियल फिर से आता है और नात्सुमी कहती है कि सीडो को एक और मौका मिलेगा, लेकिन अगर इस बार भी वो फेल हुआ तो वो जिन लोगों को ले गई है उन्हें कभी वापस नहीं करेगी। इसके बाद सीडो मिकू, तोबिची और कागुया को एक सीक्रेट रूम में बुलाता है जहाँ कोटोरी सबको सिचुएशन समझाती है। लेकिन तभी हैनियल फिर से प्रकट होता है और नात्सुमी सबको एड्रेस करती है। वो कहती है कि सीडो को 3 गेसेस मिलेंगे, लेकिन हर बार गलत गेस करने पे वो उस रूम में से किसी एक को उठा लेगी। सीडो को उसकी कंडीशन पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकता है। अपने पहले गेस में वो यूजुरू का नाम लेता है, जिस पर कागुया तुरंत अपनी बहन की तरफ से बोलती है कि यूजुरू ही तो पहली बार गायब हुई थी। सीडो अपने गेसेस का रीजन समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नात्सुमी उसे बीच में ही रोक देती है और तोबिची को गायब कर देती है। फिर अगले गेस में कोटोरी तोनोमाची की फोटो दिखाती है, लेकिन नात्सुमी कहती है कि वो भी गलत है और कागुया को भी गायब कर देती है। मिकू डर जाती है और सीडो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका ब्रेसलेट ले ले ताकि अगर वो भी गायब हो गई तो उसका ब्रेसलेट निशानी के तौर पे उसके साथ तो रहेगा।
मीकू की बात सुन करके सीडो को अचानक समझ आ जाता है कि जवाब उसके सामने ही है। वो फिर योशिनो की फोटो उठाता है और नात्सुमी से कहता है कि वो योशिनो के पपेट योशिनोन की शक्ल में है। नात्सुमी हैरान रह जाती है, लेकिन सीडो बार बार कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, जिस पर नात्सुमी गुस्से में जाती है और हैनियल क्रैक करने लगता है। अचानक सभी गायब लोग रूम में वापस प्रकट हो जाते हैं। सीडो सबसे पहले तो चेक करता है कि सब ठीक है या नहीं, फिर वो नात्सुमी के पास जाता है जो कोने में छुपी होती है। सीडो से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। नात्सुमी जैसे ही मूर्ति है सब लोग देख पाते हैं कि वो वैसी नहीं दिखती जैसी अब तक बनती आई है। ये देखकर नात्सुमी जोर से चीखती है और दोबारा अपने बड़े वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर जाती है। फिर वो गुस्से में कहती है कि इसका भी बदला वो जरूर लेगी और ड्रामेटिक एग्जिट मारने से पहले सभी लड़कियों को बच्ची में बदल देती है। अगले दिन वो सब लड़कियां सीडो का दिमाग खा जाती हैं, कभी बेवजह की चीजें मांग करके तो कभी आपस में लड़ करके। लेकिन तभी रीने कुकीज लेकर के आती हैं जो वो लड़कियों को देती हैं ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और वो लोग आराम से बात कर सकें। सीडो रीने से पूछता है कि क्या उन्हें नात्सुमी की लोकेशन का कुछ पता चला, जिस पर वो बताती है कि अभी तक नहीं। इसके बाद रात को वेस्टकॉट एलन को नया असाइनमेंट देता है कि सीडो के सील करने से पहले उन्हें नात्सुमी को पकड़ना है। अगले दिन स्कूल में तमाए सीडो को ढूंढती हैं और कहती हैं कि कोई विजिटर्स आए हैं, लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि लड़कियां पीछे से कूद जाती हैं। क्लासमेट्स पूछते हैं कि ये लड़कियां कौन है, जिस पर तोबिची जवाब देती है कि सीडो हम सबके पप्पा जी हैं। सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन सीडो जल्द ही सिचुएशन संभालता है और कहता है कि ये सब उसके रिलेटिव्स की बेटियां हैं। क्लासमेट मान लेते हैं और वो लड़कियों से कहता है कि चलो घर चलें। लेकिन तभी एक अजीब चीज होती है कि तोका की ड्रेस अचानक से स्विम सूट में बदल जाती है और वो चेक कर सीडो से पूछती है कि उसके कपड़ों को क्या हुआ। क्लासमेट सीडो को ही दोषी मान लेते हैं, लेकिन सीडो उन्हें इग्नोर करता है। उसे समझ आ जाता है कि ये सब नात्सुमी कर रही है और वो लड़कियों को उठा करके घर की तरफ भागता है। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि घर अब एक जाइंट कैट में बदल चुका है। इतना ही नहीं, नात्सुमी लड़कियों को जानवर की तरह कपड़े पहना करके उन्हें केज में बंद कर देती है और सीडो को एक रिंग मास्टर के जैसे ड्रेसअप कर देती है ताकि ऐसा लगे कि ये सब उसकी प्ले थिंग्स हैं। फ्रेंक्सिनस को इससे नात्सुमी की एनर्जी सिग्नल मिल जाती है और री ने सीडो को बताती है कि वो पास में ही है, जिस पर नात्सुमी की स्पाइडी सेंस एक्टिवेट हो जाती है और वो एक रूफ टॉप से भाग जाती है। जैसे ही वो फॉरेस्ट पहुंचती है, एलन और डेम के कुछ विजार्ड्स उस पर अटैक कर देते हैं। नात्सुमी बचने के लिए मिसाइल्स को ट्रीट्स में बदल देती है और एलन को भी एक बच्ची बना देती है। लेकिन एलन फिर भी नात्सुमी पर अटैक कर देती है और अपनी ब्लेड से उसकी एक साइड पर वार करती है। नात्सुमी शॉक्ड रह जाती है और दर्द में अपने साइड को पकड़ती है, जिससे उसकी पावर्स वीक पड़ने लगती हैं और एलन वापस नॉर्मल हो गई थी। एलन उसे खत्म करने ही वाली होती है कि तभी तोका बीच में उसे बचाने आ जाती है। ट्विंस डेम के विजर्ड्स को आसमान से गिरा देती हैं और सीडो तुरंत नात्सुमी की तरफ दौड़ता है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन एलन मना करती है कि वो ऐसा नहीं करने देगी। तो मीकू अपने पावर्स का यूज करके उन विजार्ड्स के बॉडी को कंट्रोल करती है। सीडो और बाकी सभी को भागने का मौका मिल जाता है इससे पहले कि एलन उन्हें पकड़ पाए। डेम हेडक्वार्टर्स में इस दौरान मुडरॉच और बाकी बोर्ड मेंबर्स जिनके आर्म्स एलन ने काट दिए थे एक अर्जेंट मीटिंग रखते हैं। मुडरॉच सभी को बताता है कि वेस्टकॉट अब जापान में है, इसलिए वक्त आ गया है कि वो उसे रास्ते से ही हटा दे। वो ये भी कहता है कि कंपनी उन सैटेलाइट्स को डिस्पोज करने वाली है जिनका अब कोई यूज नहीं रह गया। क्यों न सैटेलाइट को सीधे वेस्टकॉट के लोकेशन यानी तेलुगु सिटी पर गिरा दिया जाए ताकि वेस्टकॉट वहीं का वहीं खत्म हो जाए। इसके बाद जापान में तोबिची को एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसे पनिशमेंट मिलने वाली है। तभी वो देखती है कि कुछ चीप लुकिंग मैन काले कपड़ों में उसके अपार्टमेंट में घुस रहे हैं, जिस पर वो उनका सामना करने की जगह विंडो से कूद जाती है और अपनी जान बचाने के लिए भागती रहती है। वहीं राटाटोस्कर बेस में सीडो और कोटोरी मॉनिटर पर नात्सुमी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जिसे फिलहाल में एक रूम में बंद कर रखा गया है। कोटोरी उसे बताती है कि एलन की दी हुई चोट के कारण नात्सुमी की पावर्स कमजोर हो गई हैं, जिस वजह से वो अपनी एंजल एबिलिटी यूज नहीं कर पा रहे। सीडो पूछता है कि क्या वो उससे मिल सकता है, जिस पर कोटोरी हाँ कहती है, लेकिन साथ ही उसे सावधान रहने को भी कहती है। सीडो जैसे ही नात्सुमी के कमरे में जाता है वो उसके ऊपर पिलो फेंकती है और चिल्लाकर कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, पर सीडो कहाँ मानने वाला था। वो पूछता है कि उसने उसकी आइडेंटिटी क्यों चुराई और उसके फ्रेंड्स को क्यों किडनैप किया, जिस पर नात्सुमी गुस्से में कहती है कि क्योंकि तुमने मेरा असली रूप देख लिया था। सीडो पूछता है कि वो अपने ट्रू फॉर्म से इतनी नफरत क्यों करती है और ऐसा क्या है जो उसे दूसरों से छुपाना पड़ता है। नात्सुमी गुस्से में बोलती है कि कोई भी एक फ्लैट और बेकार दिखने वाले लड़के की तरफ ध्यान नहीं देता, इसलिए वो अपने आप से नफरत करती है। सीडो उसे समझाता है कि फ्लैट चेस्ट होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये सुनकर नात्सुमी एनॉयड हो जाती है और उसके फेस पर स्नैच कर देती है। इसके बाद सीडो वापस कंट्रोल रूम में आता है और कोटोरी से नात्सुमी की मेंटल स्टेट के बारे में पूछता है। कोटोरी बताती है कि वो अभी अनस्टेबल है, इसलिए उसे सील नहीं किया जा सकता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नात्सुमी जब खाना खा रही होती है अचानक से लाइट चली जाती है और किसी ने उसके सिर पर एक बोरा डाल दिया होता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो खुद को मीकू और सीडो के साथ एक मसाज रूम में पाती है। मीकू से बताती है कि वो लोग उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन नात्सुमी कहती है कि तुम लोगों को बस मेरा मजाक उड़ाना है।
तभी कटोरी वहां आकर के उसके सिर पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि बच्चों की तरह रोना बंद करो और चुपचाप लेट जाओ। सीडो फिर उसे एक डील प्रपोज करता है कि अगर वो लोगों के बारे में उसकी सोच बदल पाए तो वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। नात्सुमी इसके लिए मान जाती है। इसके बाद मिकू उसे मसाज देती है। फिर उसे ट्विंस के पास भेजा जाता है जो उसके बाल सेट करते हैं। यूसिन और कोटोरी उसकी आउटफिट सिलेक्ट करती हैं और उसे सीडो के पास भेजते हैं, जो इस बार शियोरी के रूप में तैयार होता है। सीडो उसे कहता है कि अब वो उसे मेकअप का जादू दिखाएगा। जैसे ही मेकओवर खत्म होता है और नात्सुमी खुद को मिरर में देखती है, वो देखते ही रह जाती है। उसे विश्वास नहीं होता है कि वो इतनी प्रिटी लग रही है। और इससे भी बड़ी बात ये कि जिन लोगों को उसने हर्ट किया था वही लोग अब उसकी मदद कर रहे हैं। वो शौक में चीखते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दीवार से टकरा जाती है। उस रात एलन भाग रही तोबिची से कांटेक्ट करती है और उससे पूछती है कि क्या वो डेम के लिए काम करना चाहती है। तोबिची साफ मना कर देती है और कहती है कि वो सीडो को हर्ट करने वाले लोगों के साथ काम नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही उसके पीछे वाले लोग उसे घेर लेते हैं, एलन उसे ऑफर देती है कि अगर वो हाँ करती है तो वो उसके पेरेंट्स की मौत से जुड़ी सारी जानकारी देगी। ये सुनते ही तोबिची मान जाती है और उसी वक्त उसके पीछे पड़े लोग बेहोश होकर के गिर जाते हैं और एलन सामने आकर के उसे डेम इंडस्ट्रीज में वेलकम करती है। दूसरी ओर राटाटोस्कर बेस में सीडो कोटोरी को बताता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि नात्सुमी इस तरह से रिएक्ट करेगी। फिर रीने सभी को नात्सुमी के स्टेट्स दिखाती है, जिसमें पता चलता है कि उसकी मेंटल स्टेट, मूड और हैप्पीनेस अब पहले से बेटर हो चुकी हैं। इसी दौरान नात्सुमी को नींद नहीं आ रही होती है और वो डिसाइड करती है कि वो सबके सामने जाकर के ये पता लगाएगी कि वो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो अपनी पावर से कोटोरी का रूप लेती है और तोका और योशिनो के पास जाती है। वो जानबूझ करके नात्सुमी के बारे में बुरी बातें करती है और पूछती है कि उनका उसके बारे में क्या सोचना है। तोका और योशिनो कंफ्यूज होकर के पूछती हैं कि क्या वो ठीक है, और साथ ही ये भी कहती हैं कि वो जैसी है वैसी ही पसंद है। लेकिन नात्सुमी को लगता है कि वे झूठ बोल रही हैं। इसके बाद जब मिकू और ट्विंस अंदर आते हैं तो नात्सुमी उनसे कहती है कि तोका और योशिनो का कहना है कि उन्हें नात्सुमी पसंद है, जिस पर बाकी लड़कियां पूछती हैं कि उसे इस बात पर यकीन क्यों नहीं हो रहा कि नात्सुमी अच्छी लड़की है। अब कटोरी बनी नात्सुमी गुस्सा हो जाती है कि वो खुद को नीचा दिखा रही है, बल्कि ये लोग तो अच्छा ही सोचते हैं। ये सुनकर वो और चिढ़ जाती है और वहाँ से गुस्से में निकलती है। लेकिन हॉलवे में जाकर के वो सीडो से टकरा गई थी। सीडो उसे देख करके माफी मांगता है और क्योंकि उसे नहीं पता होता कि वो नात्सुमी है, वो उसे कटोरी समझकर पूछता है कि क्या नात्सुमी को बाहर आने की परमिशन देनी चाहिए। मुझे लगता है शायद वो लोगों के साथ घुले मिलेगी तो थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगी। ये सुनकर नात्सुमी शॉक हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीडो से पूछता है कि क्या हुआ, उसने कुछ गलत कह दिया क्या, लेकिन वो उसे इडियट कह करके वहाँ से भाग जाती है। सीडो उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन सिर्फ उसका लॉलीपॉप उसे मिलता है। तभी असली कोटोरी का कॉल आता है जो बताती है कि नात्सुमी फैसिलिटी से भाग चुकी है। ये सुनते ही सीडो रियलाइज करता है कि जिस कोटोरी से वो अभी बात कर रहा था वो दरअसल में नात्सुमी ही थी। सीडो अपने घर जाता है ये सोच करके कि शायद नात्सुमी वहीं गई होगी, लेकिन वहाँ उसे एलन मिल जाती है जो उसे डिमांड करती है कि वो बताए कि नात्सुमी कहाँ है। लेकिन सीडो उसे कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है। एलन ने सीडो पर अपनी लेजर स्वॉर्ड तान देती है और धमकी देती है कि अगर तुम नात्सुमी कहाँ है नहीं बताए तो मैं बाकी लड़कियों को हर्ट करके पता लगवा लूंगी। उसी टाइम फ्रैंक्सिनस डिटेक्ट करता है कि डेम का सैटेलाइट सिटी की तरफ आ रहा है, जिस पर कोटोरी काफी परेशान हो जाती है। इसके बाद जब एलन को एक अर्जेंट कॉल आता है तो वो सीडो को गुड लक कह करके वहाँ से निकल जाती है। कोटोरी तभी सीडो को कॉल करके सैटेलाइट के बारे में वार्न करती है और कहती है कि उसे जल्दी से किसी शेल्टर में पहुंच जाना चाहिए। लेकिन सीडो कहता है कि उसे पहले लड़कियों को ढूंढकर साथ लेकर जाना है। कोटोरी उसे समझाती है कि लड़कियां सेफ जगह पर हैं जहां सैटेलाइट का मलबा उन तक नहीं पहुंचेगा और वो फ्रैंक्सिनस के कैनन से सैटेलाइट को हवा में ही उड़ा देंगी। वो ये भी कहती है कि अगर नात्सुमी नहीं मिलती है तो उसे टाइम रहते शेल्टर में घुस जाना चाहिए। फिर जैसे ही सैटेलाइट्स को तबाह करने का टाइम आता है, सारे सिटीजन तेजी से शेल्टर की तरफ भागते हैं, लेकिन सीडो नात्सुमी को ढूंढने के लिए उल्टी दिशा में भागता है। वो जानता है कि सैटेलाइट सिटी के पास पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी गिव अप नहीं करता और लगातार नात्सुमी को पुकारता रहता है। अचानक फ्रैंक्सिनस का कैनन सैटेलाइट पर फायर करता है, लेकिन सैटेलाइट बैंडरस्नैच टेरिटरी से प्रोटेक्टेड होता है, जिस पर वो कैनन बाउंस कर जाता है। इसके बाद कोटोरी वाइस कमांडर को शिप का चार्ज दे करके खुद बाहर जाती है और गनर से सैटेलाइट को उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे एक और सैटेलाइट आता दिखता है जिसे वो रोक नहीं पाती क्योंकि वो पहले से ही काफी थकी हुई होती है। खुद को हेल्पलेस महसूस करते हुए वो सीडो को कॉल करती है और कहती है कि वो जल्दी से किसी शेल्टर में पहुंच जाए क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो भी डायनासोर्स की तरह विलुप्त हो जाए। पर सीडो ऐसा नहीं करता, जिस पर कोटोरी अब और फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तभी बाकी स्पिरिट्स वहां जाते हैं और कोटोरी उनसे अपने इडियट भाई को बचाने की गुजारिश करती है। उसी वक्त सीडो गैडेक्स एंड डॉल्फिन समन करता है और उससे निकली एक विंड स्लैश सैटेलाइट की तरफ भेजता है, लेकिन वो भी बाउंस हो जाता है। एक बार और कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो खुद ही गिर जाता है। इसी बीच तोका और बाकी लड़कियां वहां पहुंच जाती हैं और उसे उठाने में मदद करती हैं। दूसरी तरफ एलन वेस्टकॉट के होटल रूम में पहुंचती है और बताती है कि सैटेलाइट उसे मिटाने के लिए भेजा गया है, उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन वेस्टकॉट कहता है कि वो भागेगा नहीं, इस कायर अटैक से तो बिल्कुल भी नहीं।
वो एलन से कहता है कि तोबिची को काउंटर मेजर के तौर पे सीन पर भेजो। वापस इधर सीन पर योशिनो, कागुया, युजुरो और मिकू सैटेलाइट को मिल करके स्लो करने की कोशिश कर रही होती हैं। सीडो तोका से कहता है कि वो उसकी हेल्प करे सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने में, लेकिन तोका बताती है कि सैटेलाइट एक्सप्लोसिव मैजिक से भरा हुआ है, इसलिए उसे और ऊपर स्काई में डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इस पर ट्विंस अपने विंड पावर से सैटेलाइट को ऊपर पुश करने लगती हैं, लेकिन तभी डेम के बेंडर स्नैच यूनिट आ जाते हैं। तोका उन्हें रोकने जाती है, लेकिन चाहे वो कितने को भी गिरा दे और ज्यादा आ जाते हैं, जिससे गर्ल्स को लगने लगता है कि शायद किसी ने मल्टीप्लाई शैडो क्लोन टेक्निक यूज किया है। सीडो अभी हेल्पलेसली ये सब देख ही रहा होता है, तभी एक बेंडर स्नैच उस पर अटैक कर देता है, लेकिन नात्सुमी आकर के उसे बचा लेती है। फिर वो हैनियल को सेंडोल्फिन की तरह ट्रांसफॉर्म करती है और उससे सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे ही खतरा टलता है, नात्सुमी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सीडो उसे रोक लेता है। वो उसे पूछती है कि अब उसे और क्या चाहिए, जिस पर सीडो कहता है कि उसे खुशी इस बात की है कि वो सुरक्षित थी। ये सुनकर नात्सुमी रोने लगती है और सारे ट्रबल्स के लिए माफी मांगती है, लेकिन सीडो उसे भरोसा दिलाता है कि किसी को भी उससे कोई शिकायत नहीं है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो उसकी दोस्त बनना चाहती है, जिससे नात्सुमी और ज्यादा रोने लगती है। बाकी लड़कियां सीडो को डांटने लगती हैं कि उसने उसे रुला दिया। वो सब भी नात्सुमी से कहते हैं कि वो भी उसके दोस्त बनना चाहते हैं, जिससे कि सीडो के टीजिंग से उसे बचा सके। इस पर नात्सुमी साय होकर के सीडो से कहती है कि हाँ, वो उसे सील कर दे। सीडो बताता है कि सीलिंग के लिए उन्हें किस करना पड़ेगा, जिस पर वो उसे अपने पास खींचती है और किस करती है। इसके बाद जैसे ही उसके कपड़े गायब होते हैं, सीडो उसे अपना जैकेट देता है, लेकिन फिर भी उसे डांटती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि सीलिंग किस के बाद क्या होता है। बाकी सभी भी सीडो को टीज करने लगते हैं, लेकिन तभी सबका ध्यान सिटी की तरफ आ रहे एक और बॉम्ब पर जाता है। सीडो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन किसी और के इरादे से वो बॉम्ब डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऊपर देख करके सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि तोबिची एक नई डेम यूनिट में तैयार होकर के उन्हें देख रही होती है। अगले दिन स्कूल में तमाई अनाउंस करती हैं कि तोबिची अब स्कूल ट्रांसफर कर रही है। ये सुनकर सीडो तुरंत खड़ा होकर के पूछता है कि किस स्कूल में, जिस पर तमाई बताती हैं कि वो इंग्लैंड के एक स्कूल में जा रही है। सीडो समझ जाता है कि तोबिची डेम के साथ काम कर रही है और पेट दर्द का बहाना बना करके क्लासरूम से निकलता है। स्कूल से निकलकर वो तोबिची को कॉल करता है, लेकिन कॉल वॉइस मेल पर चला जाता है। इसके बाद वो उसके अपार्टमेंट में पहुंचता है, डोरबेल बजाता है, लेकिन कोई आंसर नहीं मिलता। फिर वो दरवाजा खोलता है और हैरान रह जाता है कि दरवाजा तो खुला ही है। वो अंदर जाता है और तोबिची को ढूंढता है, लेकिन घर खाली था, जिससे वो डिसअपॉइंटेड फील करता है। तभी कोई उसके मुंह नाक पर कपड़ा रख करके उसे बेहोश कर देता है। जब सीडो होश में आता है तो खुद को एक चेयर में बंधा हुआ पाता है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी तोबिची अंदर आती है। वो उससे कहता है कि उसे इस तरह से बांधने का क्या मतलब है, उसे खोले, लेकिन तोबिची इनकार करती है। सीडो पूछता है कि क्या वो डेम में शामिल हो गई है और क्या वेस्टकोट ने ये सब करने को कहा है। तोबिची कहती है कि उसने खुद ही डेम ज्वाइन किया है, उसका वेस्टकोट से कोई लेना देना नहीं है। उसने सीडो को इसलिए किडनैप किया ताकि उसे स्पिरिट्स के साथ होने वाले फाइट से दूर रख सके। सीडो यहाँ फिर से कहता है कि लड़कियों का उसके पेरेंट्स की डेथ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तोबिची कहती है कि उसके लिए सारे स्पिरिट्स एक जैसे हैं और वो उन्हें और एग्जिस्टेंस में अब नहीं रहने देगी। सीडो उसे ये बताता है कि लड़कियां अब नॉर्मल लाइफ जी रही हैं। ये सोच करके कि शायद तोबिची का दिल पिघल जाए, लेकिन वो नहीं मानती और कसम खाती है कि वो सारे स्पिरिट्स को खत्म कर देगी, क्योंकि अब यही उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद है। ये सब चल ही रहा होता है कि दूसरी तरफ वेस्टकोट के रूम में एलन उससे पूछती है कि क्या तोबिची का अकेले एक्शन लेना ठीक है, जिस पर वो आराम से कहता है कि हाँ, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ये भी मानता है कि वो देखना चाहता है कि तोबिची अपने गोल को पाने के लिए कितने दूर तक जा सकती है। एलन उसकी बात सुन करके चुपचाप तोबिची पर नजर रखने को तैयार हो जाती है, लेकिन वेस्टकोट उसे मना करता है और कहता है कि उसे फ्रैंक्सिनस को गोसिया नाम के शिप से खत्म करने वाला काम करना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही तोबिची और स्पिरिट्स की लड़ाई शुरू होगी, कोटोरी और उसकी टीम इंटरफेयर करने की कोशिश जरूर करेगी। इसके बाद तोका और ट्विंस से जब घर लौट रहे होते हैं तो वे सीडो के अचानक से स्कूल से घर जाने को लेकर के बात कर रहे होते हैं। वो भी तब जब उसे पता चला कि तोबिची किसी और स्कूल में ट्रांसफर हो रही है। जब वो सीडो के घर के पास पहुंचते हैं तो मिकू उन्हें बाहर खड़ी मिलती है और जैसे ही वो उन्हें देखती है, भाग करके उनके पास आती है। वो उन्हें गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन बाकी लड़कियां तो रेड सी की तरह एकदम से अलग हो जाती हैं। मिकू इससे किसी को हग नहीं कर पाती। इसके बाद भी वो कोशिश करती है, पर कोई भी उसकी चाल में नहीं फंसता। तोका उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर मिकू कहती है कि वो सीडो से मिलने आई थी, लेकिन जब देखा कि घर पर कोई नहीं है तो वापस जाने लगी। ये सुनकर लड़कियां चौंक जाती हैं, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि सीडो पेट दर्द का बहाना बनाकर घर ही गया होगा। ये रिएक्शन देख करके मिकू उल्टा उनसे ही सवाल पूछने लगती है कि ऐसा क्या हुआ। पर तभी अचानक से स्पेस को एक अलार्म बजने लगता है, जिससे सभी को लगता है कि कोई नया स्पिरिट आ गया है। लेकिन तभी तोबिची सामने आ जाती है और बताती है कि अलार्म उसने खुद एक्टिवेट करवाया है, क्योंकि उसका मकसद अब सभी स्पिरिट्स को एक साथ खत्म करना है। फिर वो अपना नया गियर पहनकर बिना किसी वार्निंग के उन पर अटैक कर देती है।
तोका उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तोबीची किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। तोका को भी अब समझ आ जाता है कि ये लातों की भूत है जो बातों से नहीं मानेगी। मिकू और ट्विंस तोबीची से लड़ रही होती हैं, जिस पर तोका संडरसन समन करके उस पर चार्ज करती है, पर तोबीची अपनी टेरिटरी से उसे डॉज कर लेती है। फ्रैंक्सिनस के अंदर कोटोरी ये बैटल देख रही होती है और अपने क्रू को लड़कियों की मदद के लिए बोलती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ किया जा सके एलन ने फ्रैंक्सिनस पर अटैक कर दी थी। इसके तुरंत बाद वो फ्रैंक्सिनस को ट्रांसमिशन भेजती है और बोलती है कि बस 10 मिनट में वो शिप को उड़ाने वाली है। कोटोरी अपने क्रू से कहती है कि अगर कोई एलन के धमकियों से डरता है तो वो शिप छोड़ सकता है, लेकिन सब एक साथ बोलते हैं कि वो इसी शिप में मरना पसंद करेंगे पर छोड़ना नहीं। अपने टीम का जुनून सुन करके कोटोरी गोसिया पर फुल पावर से अटैक करने का ऑर्डर देती है, लेकिन गोसिया तुरंत डॉज करके अटैक को अवॉइड कर देता है। फिर गोसिया फ्रैंक्सिनस पर दोबारा हमला करता है, लेकिन टेरिटरी की वजह से वो बच जाते हैं। जब गोसिया रिचार्ज करता है तो कोटोरी काउंटर अटैक का ऑर्डर देती है, पर गोसिया बहुत जल्दी दोबारा रिचार्ज करके दोबारा फायर कर देता है। अटैक से फ्रैंक्सिनस पूरी तरह डिस्ट्रॉय तो नहीं होता, लेकिन बुरी तरह डैमेज जरूर हो जाता है, जिस पर कोटोरी टेरिटरी डिप्लॉय करने और कैनन रिचार्ज करने का ऑर्डर देती है। इस बार जब कैनन फायर होता है, गोसिया फिर डॉज करता है, लेकिन कैनन का शॉट वापस घूम करके गोसिया को लगता है। इसके बावजूद भी वो सर्वाइव करता है और फ्रैंक्सिनस पर सीधा फायर करता है। दूसरी तरफ हम सीडो को देखते हैं जो हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है ताकि कोई उसे ढूंढ कर निकाले, जिससे वो तोबीची की प्लानिंग को रोक सके। तभी तोबीची रूम में घुसती है, जिसे देख करके सीडो सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि क्या उसने अपने प्लान को अंजाम दे दिया, लेकिन तोबीची कोई जवाब ही नहीं देती और जोर जोर से हंसने लगती है। यहाँ तक कि जब योशिनो भी वहाँ पहुँचती है तब भी वो हंसती ही रहती है। सीडो योशिनो को वार्न करता है कि इससे दूर रहो, लेकिन योशिनो तोबीची की तरफ देखकर कहती है कि बस कर यार, बहुत हुआ। तब ये रिवील होता है कि तोबीची की जगह नात्सुमी ने उसका रूप ले रखा था। सीडो पूछता है कि उन्हें कैसे पता चला कि वो कहाँ है। योशिनो बताती है कि उन्होंने सीडो और तोबीची को साथ देखा था, तो उन्होंने उनका पीछा किया, ये देखने के लिए कि दोनों छुपन छुपाई खेलने के लिए तो नहीं निकले होंगे ना। सीडो को छुड़ाने के बाद वो बाहर आकर के फ्रैंक्सिनस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल नहीं मिलता, जिस पर वो लड़कियों से पूछता है कि तोका और बाकी कहाँ हैं। दूसरी तरफ जंगल में तोका की आंख खुलती है और वो देखती है कि मीकू बुरी तरह से इंजर्ड होकर के उसकी तरफ आ रही है, लेकिन मीकू की हालत इतनी खराब होती है कि वो वहाँ पहुँचने से पहले ही गिर जाती है और तोका को पता चलता है कि ट्विंस भी बेहोश पड़ी हैं। ये सब देखकर तोका गुस्से में तोबीची से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जिस पर तोबीची कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो सब स्पिरिट्स हैं। बात करते हुए ही तोबीची कमजोर पड़ी यूजुरू को गले से पकड़ करके उसे खत्म करने ही वाली थी कि कागोया अपनी बहन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तोबीची तो उसे भी इजीली नॉक कर देती है। तोका उन्हें बचाने जाती है, लेकिन टेरिटरी उसे रोक देता है। तोबीची की ताकत के सामने खुद को कमजोर समझ करके तोका सोचती है कि क्या उसे अपनी इनवर्स फॉर्म एक्टिवेट करना चाहिए, लेकिन वो ये आइडिया तुरंत रिजेक्ट कर देती है। फिर वो मन ही मन कहती है सीडो मेरी मदद करो, और उसी मोमेंट उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है और वो अपनी फुल एस्ट्रल ड्रेस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसे देख करके तोबीची भी शॉक हो गई थी। वो कुछ कर पाती उससे पहले ही तोका सुपर वुमेन की तरह फाइट मोड में जाकर के यूजुरू को बचा लेती है और डिक्लेयर करती है कि अब वो तोबीची को नहीं छोड़ेगी। तोबीची एक सेकंड भी नहीं वेस्ट करती और दोनों के बीच एक इंटेंस बैटल शुरू हो जाता है। जैसे जैसे बैटल बढ़ती है तोबीची कमजोर पड़ने लगती है और अंत में हवा में ही डिफीट होकर के नीचे गिर जाती है। हार चुकी तोबीची जमीन पर पड़ी होती है और सोचती है कि उसकी यही कमजोरी है कि वो एक इंसान है, इसलिए वो अपने पेरेंट्स का बदला नहीं ले पा रही। उसे गुस्सा आता है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो स्पिरिट्स जितनी पावरफुल कभी नहीं बन सकती। तभी हवा में एक आवाज आती है जो उससे पूछती है कि क्या वो और ताकत पाना चाहती है, और तोबीची हाँ कहती है। उसके सामने एक क्रिस्टल अपीयर होता है और वो आवाज उसे धारण करने के लिए कहती है। उसी वक्त दूसरी ओर तोका वापस ट्विंस के पास आती है और यूजुरू उससे पूछती है कि तोबीची का क्या हुआ। तोका बताती है कि उसने अपने स्वॉर्ड का फ्लैट साइड यूज करके उसे जंगल की तरफ उड़ा दिया है, लेकिन उसका टेरिटरी एक्टिव था इसलिए वो जिंदा होगी। फिर वे सब मिल करके मीकू के पास पहुंचते हैं जो अभी भी बेहोश पड़ी होती है, लेकिन उसकी सांसें चलती देख सब रिलैक्स हो जाते हैं। ट्विंस बताते हैं कि जब तोका बेहोश थी तब मीकू ने उसकी मदद की थी, इसलिए जब वो उठे तो उसे थैंक्स जरूर बोल देना। तोका मान भी जाती है, लेकिन तब वो चौंक जाती है जब ट्विंस कहते हैं कि उसे मीकू को किस करके उठाना चाहिए, जिस पर वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है जब ट्विंस कसम खाकर कहती है कि उन्होंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। फिर उसे पता चलता है कि मीकू तो पहले से ही जाग चुकी है और ट्विंस की नकल करके ड्रामा कर रही थी। ये सुनकर ट्विंस गुस्से में मीकू को डांट देती है, लेकिन मीकू को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो तो उल्टा उन्हें छेड़ते हुए माफी मांगती है कि उसने सबको बेवकूफ बनाया। अचानक एक तेज रोशनी सबको दिखाई देती है जो करीब से देखने पर तोबीची निकलती है, जो अब एक स्पिरिट बन चुकी है, जिस पर तोका तुरंत सभी को भागने के लिए कहती है क्योंकि वो एक साथ तोबीची से फाइट करते हुए उन सभी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, जिससे सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं और तोका अकेली रह जाती है। इसके अगले ही पल तोबीची अपना एंजल समन करती है जो उसके चारों तरफ घूमती हुई कैनन्स के रूप में दिखती है।
तोका गुस्से में तोबिची से पूछती है कि उसने स्पिरिट बनना क्यों चुना, जिस पर तोबिची को पहली बार समझ में आता है कि ये नई पावर्स का असल में क्या मतलब है। वो कहती है कि मैं स्पिरिट्स क्यों बनी इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका गोल अभी भी वही है, सारे स्पिरिट्स को खत्म करना, और जब वो ये सब कर लेगी तो खुद को भी मिटा देगी। इसके बाद वो तोका पर अटैक कर देती है और दोनों के बीच बैटल फिर से शुरू हो जाती है। तोका उसे एक बार फिर से सोचने को कहती है, लेकिन तोबिची मना कर देती है और कहती है कि उसका मकसद नहीं बदलेगा। इस पर तोका कहती है कि फिर वो उसे पहले से भी ज्यादा बुरी तरीके से हराएगी। इनकी लड़ाई धीरे धीरे पीक पर पहुंच रही होती है और जब दोनों एक दूसरे को ब्लास्ट करने ही वाले होती हैं कि तभी सीडो वहां करके चिल्लाता है कि लड़ना बंद करो। सीडो की आवाज सुन करके दोनों रुक जाती हैं, लेकिन तोबिची इतनी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है कि वहां से उड़कर भाग जाती है। इसके बाद रात में सीडो स्कूल के मेडिकल में होता है तोका और बाकी गर्ल्स के साथ। वो डिसाइड करता है कि उसे तोका को दोबारा सील करना पड़ेगा ताकि डेम उसे डिटेक्ट न कर सके। वो बेड के पर्दे बंद करता है और तोका के कान में धीरे से कहता है कि अब क्या करना होगा। तोका थोड़ी नर्वस तो होती है, लेकिन फिर भी हाँ कह देती है। लेकिन सीडो रुक जाता है जब उसे लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। जैसे ही वो पर्दे हटाता है, तमाएं दरवाजे पर एंट्री ले लेती हैं। उन्हें ऐसे देख करके वो शौक में वहाँ से भाग जाती हैं और कहती हैं कि मैं तो एम्बुलेंस बुलाने जा रही हूँ। दूसरी तरफ तोबिची कुरुमी से एक बिल्डिंग की छत पर मिलती है और उससे पूछती है कि क्या उसके एंजल की 12th डायल में ऐसा कोई बुलेट है जो उसे पास्ट में भेज सके। इस पर कुरुमी उस पर अपनी गन तान देती है और पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों चाहती है। तोबिची बताती है कि वो उस दिन पर वापस जाना चाहती है जिस दिन उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी, ताकि वो उन्हें बचा सके। कुरुमी को भी क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की कि क्या पास्ट को बदला जा सकता है, और यही सोच करके वो तोबिची की बात मान लेती है और उसे बुलेट से शूट कर देती है। अगले ही पल तोबिची खुद को तेलुगु सिटी में 5 साल पहले पाती है। फिर वो अपने एंजल को समन करती है और सिटी के ऊपर उड़ने लगती है। तभी उसे कोटोरी और सीडो के छोटे वर्जन दिखते हैं और पास ही फैंटम भी मौजूद होती है, जिस पर बिना सोचे समझे तोबिची अटैक कर देती है। फैंटम कंफ्यूजन में उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है जब उन्होंने पहले कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं, लेकिन तोबिची कोई जवाब नहीं देती और उस पर अटैक करती रहती है। फैंटम दूर हट जाती है और फिर पीछे से आकर के कहती है, तो तुम फ्यूचर से आई हो। तोबिची फिर भी अटैक करती रहती है, लेकिन फैंटम उसके सारे अटैक्स को अवॉइड करती है और कहती है कि अभी मेरे मरने का टाइम नहीं आया है, क्योंकि मुझे अपनी विश जो पूरी करनी है। ये सुनकर तोबिची और भी गुस्से में जाती है और कहती है कि वो कभी भी फैंटम को उसका विश नहीं पूरा करने देगी, क्योंकि उसी ने उसके पेरेंट्स को मारा है। फैंटम मना करती है और कहती है कि वो गलत पर्सन को ब्लेम कर रही है, लेकिन तोबिची और रेज में आ जाती है। वो फैंटम को लाइट के एक स्फीयर में ट्रैप करके उस पर एनर्जी ब्लास्ट फेंकती है। हालांकि फैंटम वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जाने से पहले वो तोबिची की तारीफ करती है कि वो अपने एंजल को बड़े ही अच्छे तरह से इस्तेमाल कर रही है। अब अकेली खड़ी तोबिची को लगने लगता है कि उसने अपने पेरेंट्स की जान बचा ली है, लेकिन कुछ देर बाद उसे सच्चाई समझ में आती है कि उसकी अटैक की वजह से ही यहाँ उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। और सबसे दर्दनाक बात ये होती है कि नीचे खड़ा उसका यंगर वर्जन खुद उससे बदला लेने की कसम खा रहा होता है। ये देख करके तोबिची इतनी ज्यादा टूट जाती है कि वो एक जोरदार चीख मारती है। प्रेजेंट में कटोरी सीडो को कॉल करके बताती है कि फ्रैंक्सिनस को गोसिया से फाइट करने के दौरान काफी डैमेज हुआ है, लेकिन वो श्योर करती है कि सब सेफ हैं और कहती है कि उसने सीडो और बाकी गर्ल्स को पिक करने के लिए लोग भेज दिए हैं। तभी सीडो आसमान की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि मून काला पड़ने लगा है और फिर ब्लैक बीम सिटी पर गिरने लगती हैं, जिससे पूरा बिल्डिंग हिल जाता है। तोका जल्दी से सीडो के पास आती है और पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर कोटोरी बताती है कि ये सब किसी इनवर्स स्पिरिट का काम है। कोटोरी अभी अपनी बात कह ही रही होती है कि सीडो वाला बिल्डिंग पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन तोका और बाकी गर्ल्स की मदद से सीडो बच जाता है। जब वो ऊपर देखता है तो उसे समझ आता है कि वो स्पिरिट और कोई नहीं बल्कि तोबिची है, जिस पर सीडो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो तोबिची इनवर्स बन गई। तोका कहती है कि सिर्फ सीडो ही है जो तोबिची को वापस सेंसेस में ला सकता है, और बाकी सब उसे सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि वो उसे तोबिची तक पहुंचा देंगे। सीडो उन्हें थैंक्स कहता है और फिर सब मिल करके तोबिची की तरफ उड़ जाते हैं, लेकिन तभी एलन आ जाती है और उन पर अटैक करना शुरू कर देती है ताकि वो लोग तोबिची तक न पहुंच सके। इसी दौरान सीडो अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिरने लगता है, लेकिन यूजुरो अपनी चेन से उसे पकड़ लेती है और उसे तोबिची की तरफ फेंकती है। इसके बाद सीडो उसके और करीब पहुंचने लगता है। वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में उसे ये फील होता है कि जिस तोबिची को वो जानता था ये अब वो नहीं रह गई। इस रियलाइजेशन के बाद सीडो इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि वो हवा में टिक ही नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। कैमल ऑफ फ्लेम्स उसके इंजरीज को हील कर देती हैं और वो फिर से खड़ा हो जाता है। वो तोबिची तक पहुंचने की वापस कोशिश करता, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए तभी फ्रैंक्सिनस वहां पहुंचता है और कोटोरी से बताती है कि वो उसे तोबिची तक ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। पर उसी वक्त तोबिची के एंजल कैनन से फ्रैंक्सिनस पर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसे देख करके सीडो बस बेबस खड़ा रह जाता है। तभी कुरुमी अचानक से सामने आ जाती है और अपने शैडो से उसे रोक लेती है। सीडो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो इंटरफेयर न करे, क्योंकि उसे अपने दोस्तों को बचाना है, लेकिन कुरुमी कहती है कि ये सब एक बेकार सपना है, इस तरह अब तोबिची को नहीं बचाया जा सकता। मेरे पास एक तरीका है।
कुरुमी उसे अपने बुलेट से शूट कर देती है और जब सीडो अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को एक शांत तेलुगु सिटी में पाता है। वहाँ उसे तमाई दिखाई देती हैं, जिससे वो बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे पहचान ही नहीं पाती और वहाँ से चली जाती हैं। तभी सीडो को कुरुमी की वॉइस सुनाई देती है जो उसे बताती है कि उसने उसे पास्ट में भेजा है ताकि वो फ्यूचर में हो रही डिजास्टर को रोक सके। इसके साथ ही कुरुमी ये भी एक्सप्लेन करती है कि तोबिची खुद ही अपनी रिक्वेस्ट पर पास्ट में गई थी, जिससे सीडो समझ जाता है कि जो कुछ भी वहाँ हुआ वही तोबिची के इन्वर्स होने की वजह बना होगा। सीडो फिर तोबिची को ढूंढने निकलता है और शॉर्टकट लेने के लिए अपने घर से होकर गुजरता है, लेकिन उसका पड़ोसी उसे चोर समझ लेता है, जिस पर सीडो भाग जाता है और फिर नात्सुमी की पावर यूज करके खुद को अपने छोटे वर्जन में बदल लेता है। उसे छोटे रूप में देख करके अभी उसे चोर समझ रही औरत कहती है कि अकेले मत घूमो बेटे, इधर बहुत चोर घूम रहे हैं। इसके बाद एक तेज एक्सप्लोजन होता है और ये सिग्नल देता है कि कोटोरी अभी अभी स्पिरिट बनी है। सीडो वहाँ भागकर पहुँचता है और तोबिची को फैंटम पर अटैक करते हुए देखता है। वो तोबिची को पुकारने लगता है लेकिन वो कुछ सुनती ही नहीं क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो फैंटम पर होता है। सीडो तब भी उसे फॉलो करता रहता है जब तक कि वो उस स्ट्रीट तक नहीं पहुँच जाता जहाँ तोबिची के पेरेंट्स मारे जाते हैं। फैंटम पर किए गए एक बीम अटैक की ताकत से सीडो दीवार पर टकरा जाता है, लेकिन वो फिर भी उठ करके तोबिची की तरफ दौड़ता है। उसे तभी रियलाइज होता है कि जिस स्पिरिट ने तोबिची के पेरेंट्स को मारा वो कोई और नहीं बल्कि खुद फ्यूचर तोबिची है। यहाँ सीडो तब यंगर तोबिची को देखता है जो अब उस ओल्डर स्पिरिट वर्जन को खुद खत्म करने की कसम खाड़ी होती है, बिना ये जाने कि वो खुद ही है। जब फ्यूचर तोबिची गायब हो जाती है, सीडो देखता है कि पास की ही एक बिल्डिंग टूटने वाली है और यंगर तोबिची को कुचल सकती है, जिस पर वो एवेंजर्स स्टाइल में उसे बचाता है और फिर उसे गले लगा लेता है। वो उससे कहता है कि वो अपने आप को अकेली न समझे, वो उसकी सारी उदासी और नफरत को अपने अंदर समेटने के लिए तैयार है। सीडो की बातें सुनकर के तोबिची रो पड़ती है और जब इसका दिल थोड़ा हल्का होता है तो वो पूछती है उसका नाम क्या है। सीडो अपना नाम बताता है तो वो कहती है कि वो अपनी उदासी और खुशियां उसे देने के लिए तैयार है, लेकिन नफरत को वो अब भी अपने पास ही रखेगी। और साथ ही वो कसम खाती है कि जब तक अपने पेरेंट्स को मारने वाले स्पिरिट से बदला नहीं ले लेती तब तक वो न हंसेगी और न ही मुस्कुराएगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीडो फिर से अपने ओल्डर वर्जन में लौटता है और एक्सेप्ट करता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन तभी कुरुमी उससे कांटेक्ट करती है और कहती है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। वो सीडो को बताती है कि उसे फ्यूचर वाली कुरुमी ने कांटेक्ट किया था और उसे एक प्लान बताया जिससे सब कुछ सही किया जा सकता है। कुरुमी कहती है कि तुम मेरे ओल्डर पास्ट को ढूंढो और उससे कहो कि वो तुम्हें बुलेट से शूट करे ताकि तुम फिर से वहीं पे थोड़ा सा और पास्ट में जा सको। सीडो फिर रूफ टॉप पर पहुंचता है जहां उसे एक आंख वाली कैरेबियन कुरुमी दिखती है, जिससे वो हेल्प मांगता है, लेकिन कुरुमी उस पर पिस्टल तान देती है। तभी फ्यूचर कुरुमी की वॉइस सीडो से कहती है कि वो यंगर कुरुमी से कहे कि वो उसका हाथ पकड़े, जिससे वो उससे भी बात कर सकेगी। सीडो के कहने पे यंगर कुरुमी उसका हाथ पकड़ती है और अपनी फ्यूचर सेल्फ की वॉइस सुन करके हैरान हो जाती है, लेकिन वो उसकी बात सुनती है और खुद से की गई कोई रिक्वेस्ट को वो कैसे मना कर सकती। इसलिए सीडो को बुलेट से शूट करने के लिए वो एग्री कर जाती है। सीडो फिर पास्ट में पहुंच जाता है, ठीक तोबिची के पहुंचने से कुछ मिनट पहले। उसे लगता है कि अगर फैंटम वहां न हो तो चीजें बदली जा सकती हैं, जिस पर वो पार्क पहुंचता है जहां फैंटम ने कोटोरी को उसका स्पिरिट क्रिस्टल दिया था। वहां वो फैंटम का वेट करने लगता है। जैसे ही फैंटम वहां आती है, सीडो उसे पहचान लेता है और उसका पीछा करता है। जब वो उसे पकड़ लेता है तो फैंटम माफी मांगती है और बताती है कि वो इसीलिए भागी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोटोरी उनकी बातों को सुन ले। इसके बाद फैंटम एक गुलाबी बालों वाले लड़की का रूप ले लेती है और बताती है कि ये उसका ट्रू फॉर्म नहीं है। सीडो से पूछता है कि क्या वो उसे पहचानती है। फैंटम कहती है कि वो उसे बहुत ही अच्छे से पहचानती है। इसके बाद वो उससे पूछती है कि सीडो से क्या चाहता है, जिस पर सीडो कहता है कि वो चाहता है कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाए। ये सुनकर फैंटम उससे हंसते हुए पूछती है कि ये कौन सा तरीका है उसे मर जाने को कहने का, जिस पर सीडो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे अभी छिप जाना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि वो अभी उसकी बात नहीं मान सकती क्योंकि उसे कुछ बहुत जरूरी काम करने हैं। वो अपनी पावर से सीडो को वहीं रोक देती है और उसके पास आकर के ये प्रॉमिस करती है कि वो उससे दोबारा जरूर मिलेगी। साथ ही वो ये भी कहती है कि अगली बार जब वो मिलेगी तो फिर उसे जाने नहीं देगी। इसके बाद जैसे ही वो उड़ करके वहाँ से जाती है, तोबिची अचानक से वहाँ पहुँचती है और फिर से उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन इस बार सीडो डिसाइड कर चुका होता है कि वो हिस्ट्री को रिपीट नहीं होने देगा। वो सीधा उस स्ट्रीट की तरफ दौड़ता है जहाँ छोटी तोबिची अपने पेरेंट्स के साथ होती है और ब्लास्ट होने से पहले ही वो उसके पेरेंट्स को पीछे से ढकेल देता है। जब अगली बार सीडो की आंखें खुलती है तो वो अपने बेडरूम में होता है और सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा था। वो सोचता है कि शायद उसके लिए एक्शंस की वजह से आज ये पीसफुल वर्ल्ड बना है, लेकिन तभी उसकी सोच में कटोरी इंटरप्ट कर देती है जो उसके रूम में आ जाती है। सीडो तुरंत फ्रैंक्सिनस और बाकी सब के बारे में पूछता है, लेकिन कटोरी को कोई आइडिया नहीं होता कि वो ऐसा क्यों पूछ रहा है। सीडो जैसे ही उसे हक करता है, कटोरी हैरान होकर के पूछती है कि कहीं तुम्हें कोई एलियन तो नहीं उठा करके ले गया था जो इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। सीडो उसे यकीन दिलाता है कि नहीं, वो तो बस खुश है कि कटोरी सेफ है। इसके बाद स्कूल में सीडो तोबिची के खाली डेस्क को देखता रहता है और सोचता है कि शायद वो लेट हो गई है।
तभी तमाई आती हैं और अटेंडेंस शुरू करती हैं, लेकिन सीडो उन्हें बीच में रोक देता है जब वो तोबिची का नाम नहीं लेती। वो पूछता है कि आपने तोबिची का अटेंडेंस क्यों नहीं लिया, जो सुनकर तमाई कहती हैं कि ये क्या बोल रहे हो तुम। सीडो इससे अंदाजा लगाता है कि शायद अब तोबिची तेलुगु सिटी में नहीं रहती, क्योंकि उसके पेरेंट्स अभी भी जिंदा होंगे तो हो सकता है वो उनके साथ ही होगी कहीं। इधर कोटोरी, नात्सुमे और योशिनो नोटिस करते हैं कि सीडो आजकल थोड़ा अजीब अजीब बिहेव कर रहा है। नात्सुमी उन्हें बताती है कि सीडो सैड है, इसलिए क्योंकि शायद किसी लड़की ने उसका दिल दुखाया है। ऐसी सिचुएशन में लड़कों का ऐसा बिहेव करना नॉर्मल होता है, खुद में ही खोए खोए रहना, रोम को मैंने में एक्सप्लेन करके खुश होना और संडे टू संडे शायरी पोस्ट करना। हाँ? वो सजेस्ट करती है कि उन्हें सीडो को चीयर अप करना चाहिए और उस लड़की को भूलने में उसकी मदद करनी चाहिए जिसने उसे इतना दुखी बना दिया। सीडो इस बात से अनजान कि उसके लिए कुछ पक रहा है, वो शांति से किचन में खाना पका रहा होता है। तभी योशिनो और कोटोरी वहाँ एंट्री करती हैं कुछ फैंसी चीजें पहन करके। सीडो तुरंत पूछता है कि वो ऐसे कपड़ों में क्यों आई हैं, जिस पर वो कहती हैं कि वो मैटर नहीं करता, वो बस उसकी हेल्प करना चाहती हैं। फिर वो दोनों उसका हाथ पकड़ करके थेरेपी देने लगती हैं और सीडो को तुरंत समझ आ जाता है कि ये सब नात्सुमी का काम है। वो उसे जोर से आवाज देता है और एक्सप्लेनेशन मांगता है, जिस पर नात्सुमी नॉर्मल मेड आउटफिट में बाहर आती है। उसे देख करके कोटोरी चिढ़ जाती है, क्योंकि सब ने पहले से प्लान किया था कि वो एप्रॉन के नीचे स्विम सूट पहनेंगी, लेकिन नात्सुमी कहती है कि वो इतनी फ्लैट है कि उसे स्विम सूट में खुद को देखने में ही शर्म आती है। जिस पर कोटोरी तो उसका मुंह नोचने की कोशिश करती है कि उसने सभी को फंसा दिया, लेकिन योशिनो उसे रोक देती है। फिर भी तीनों लड़कियां गलती से ही सीडो के ऊपर गिर जाती हैं और सीडो का मुंह टूट जाता है। बाद में सब अपने नॉर्मल कपड़े में आकर के सीडो से माफी मांगती हैं और सीडो भी उन्हें माफ कर देता है। कोटोरी उसे याद दिलाती है कि उसका मेंटल स्टेट ठीक रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कुरुमी या डेविल नाम का वो स्पिरिट कब सामने आ जाए। सीडो डेविल नाम सुनता है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अब ये क्या बला है, जिस पर कोटोरी एक्सप्लेन करती है कि डेविल एक इनवर्स स्पिरिट है जिसे स्पिरिट हंटर के नाम से भी जाना जाता है और उसे तो कुरुमी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखा गया है। वो आगे बताती है कि डेविल सिर्फ तभी दिखाई देती है जब कोई नया स्पिरिट सामने आता है और वो हर बार उस नए स्पिरिट पर अटैक करती है। अगर तोका और बाकी लोग सही टाइम पर नहीं आते नात्सुमी की मदद के लिए तो शायद वो बच भी नहीं पाती। इसके बाद वो डेविल का एक रिकॉर्डेड फुटेज दिखाती है, जिसे देख करके सीडो हैरान रह जाता है क्योंकि वो तोबिची होती है। अगले दिन स्कूल में सीडो ये समझने की कोशिश करता है कि जब उसने तोबिची के पेरेंट्स को बचा लिया तो फिर वो इन्वर्स कैसे बनी रही। तभी तमाई क्लासरूम में एंट्री करती हैं और अनाउंस करती हैं कि आज एक नया स्टूडेंट आने वाला है। सीडो को तब शौक लगता है जब वो देखता है कि वो नई स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि खुश मिजाज दिखने वाली तोबिची है। जैसे ही वो उसकी बगल वाली खाली सीट की तरफ बढ़ती है वो रुक जाती है और सीडो को देख करके थोड़ा शॉक्ड फील करती है, जिससे सीडो भी कंफ्यूज हो जाता है। लंच ब्रेक में सीडो कोटोरी को कॉल करता है और बताता है कि डेविल अभी अभी उसके स्कूल में ट्रांसफर ली है। कोटोरी पूछती है कि उसे कैसे पता कि वो लड़की डेविल है, जिस पर सीडो कहता है कि वो सब कुछ घर पे आकर क्लियर करेगा, अभी इतना समझ लो कि वो तोबिची है। तो कोटोरी कहती है कि तोबिची पहले एसटी के मेंबर हुआ करती थी और जब उसने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा था उसी टाइम पे डेविल पहली बार सामने आई थी। इस बात से कोटोरी को यकीन हो जाता है कि सीडो शायद सच बोल रहा है। इसके बाद जब सीडो वापस क्लास में जाता है तो वो तोबिची को एक नोट देता है कि वो उससे रूफ टॉप पे मिले। रूफ टॉप पे हुई डिस्कशन में तोबिची बताती है कि उसका चेहरा उस लड़के से मिलता है जिसकी जान उसके पेरेंट्स को 5 साल पहले बचाने में चली गई थी। सीडो जब डेट बताता है तो तोबिची को लगता है कि वो उसका भाई होगा और उसका ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करती है। वो बताती है कि उसके पेरेंट्स की डेथ 4 साल पहले एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में अब हो गई, लेकिन फिर भी वो उनके साथ बिताए हुए वक्त को बहुत कीमती मानती है। जब सीडो उससे पूछता है कि उसने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन क्यों किया, तो तोबिची बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो दूसरों को स्पिरिट से बचा सके और वैसे ही कोई ट्रेजेडी दोबारा ना हो। सीडो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है तो फिर वो स्पिरिट कैसे बनी। इससे पहले कि सीडो कुछ और जान पाए लंच ब्रेक खत्म होने की घंटी बज जाती है। तोबिची चुपचाप वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन सीडो उससे रोक करके कहता है कि वो उसे फिर से कभी बात करना चाहेगा, जिस पर तोबिची सोचती है कि शायद वो उसे डेट पर चलने को पूछ रहा है और मुस्कुरा करके कहती है कि वो इस बारे में सोचेगी। इसके बाद क्लास में वो सीडो को एक नोट भेजती है जिसमें लिखा होता है कि वो सैटरडे को फ्री है। कुछ देर बाद सीडो खुद को कुरुमी की गोद में सोया हुआ पाता है और डर के मारे जल्दी से उठ जाता है, जिस पर कुरुमी बताती है कि उसे पुरानी टाइमलाइन की सारी बातें याद है। सीडो जब उससे पूछता है कि नई तोबिची का इनवर्स फॉर्म में बदलने का क्या सिग्नल है, तो कुरुमी उसे सजेस्ट करती है कि क्या तोबिची पर बुलेट चला करके उसके पास्ट को रिवील किया जाए। इसी वक्त तोबिची रूफटॉप की सीढ़ियों पर अपना हेयर पिन ढूंढ रही होती है, तभी उसे सीडो की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो क्यूरियस होकर के ऊपर चली जाती है। जैसे ही वो कुरुमी को देखती है उसकी आंखें एकदम डार्क हो जाती हैं और बिना कुछ सोचे रूफटॉप की तरफ बढ़ती है। सीडो उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं देती और जैसे ही कुरुमी उसे हाय करती है तोबिची तो अपने इनवर्स फॉर्म में बदल जाती है
वो अपने एंजल को अटैक का कमांड दे देती है बिना सीडो की सेफ्टी की परवाह किए बगैर। तोबीची कुरुमी को हरा देती है और कुरुमी फेड आउट हो जाती है। इसके बाद तोबीची वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं रहता कि अभी अभी क्या हुआ। फिर वो जल्दी से खुद को कंपोज करती है और सीडो से माफी मांगती है, ये कहते हुए कि उसकी मेमोरी अक्सर ब्लैंक हो जाती है। तभी वो कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे सैटरडे को मिलने का किया वादा याद है। ये कह के वहाँ से चली जाती है। तोबीची के जाने के बाद कुरुमी वापस अपने शैडोज से बाहर आती है और सीडो को बताती है कि तोबीची के रिएक्शन की वजह से अब उसके लिए तोबीची के पास जाकर के बुलेट चलाना इम्पॉसिबल हो चुका है। उस रात सीडो कोटोरी और रीने को सब कुछ बता देता है जो पुराने वर्ल्ड में हुआ था और जिसकी वजह से वो लोग अब इस नए वर्ल्ड में सेफ हैं। रीने तोबीची और कुरुमी की फाइट की फुटेजेस को एनालाइज करती है और कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि तोबीची को ये पता ही नहीं है कि वो एक स्पिरिट है। वो एक्सप्लेन करती है कि जब फैंटम ने तोबीची को पावर्स दी थी तभी उसकी पुरानी मेमोरीज भी वापस आ गई थी, लेकिन सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से उसकी मेमोरीज 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गई है और अब जब भी वो किसी स्पिरिट को सेंस करती है उसकी यादें चली जाती हैं और वो डेविल में बदल जाती है। सीडो पूछता है कि फिर अब करना क्या है। कोटोरी जवाब देती है कि उसे तोबीची को अपने प्यार में डालना होगा और सील करना होगा। वो कहती है कि हमें कोई प्लान बनाना होगा जिससे तोबीची उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो सके। सीडो बताता है कि उसने पहले ही तोबीची से सैटरडे को मिलने की बात कर ली है, जो सुनकर के कोटोरी हैरान रह जाती है कि मेरा हौसी भाई कितना तेज है। सैटरडे को सीडो और तोबीची मिलते हैं और फ्रैंकसिनस से कोटोरी और बाकी क्रू उन दोनों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। क्रू सीडो को 3 ऑप्शंस देता है, लेकिन सीडो खुद डिसाइड करता है कि वो तोबीची को लव होटल ले जाएगा, जिस पर कोटोरी चिल्ला पड़ती है कि उसे शॉपिंग ले जाना चाहिए, लेकिन सीडो उसकी बात इग्नोर करता है और तोबीची को एक स्टोर में ले जाता है जो पुरानी तोबीची को पसंद आता था। शुरुआत में तोबीची वहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन जब वो बिना कुछ सोचे कुछ आइटम्स उठा लेती है तो खुद ही शॉक्ड रह गई थी। सीडो तोबीची से माफी मांगते हुए उसे एक ड्रेस दिलाने की बात करता है, लेकिन तभी उसे तोबीची की ड्रेसिंग रूम से चिल्लाने की आवाज आती है। वो अंदर जाता है और उसे एक एनिमल कॉस्ट्यूम में जमीन पर गिरा हुआ पाता है, जिस पर तोबीची एम्बेरस्ड होती है और कहती है कि उसे खुद नहीं पता कि वो कैसे पहन बैठी। बाद में रेस्टोरेंट में सीडो बाथरूम चला जाता है और जब वो लौटता है तो तोबीची को उसकी स्पून को लिक करने की कोशिश करते हुए देखता है। तोबीची कहती है कि उसने स्पून जमीन से उठाया था और वो डरती है कि सीडो उससे कोई पागल न समझे। एक्सप्लेनेशन के दौरान वो गलती से उस पर पानी गिरा देती है और साफ करते वक्त जब उसका पेट दिखने लगता है तो तोबीची तुरंत उसका फोटो ले लेती है और कहती है कि मेरा बॉडी अपने आप मूव कर रहा है। फिर पार्क में तोबीची अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और स्पिरिट्स के बारे में अपनी फीलिंग्स शेयर करती है कि उसे भी स्पिरिट्स को खत्म करना सही नहीं लगता। सीडो कहता है कि उसका भाई जिसकी मौत स्पिरिट की वजह से हुई थी वो भी कभी किसी स्पिरिट को हर्ट होते नहीं देखना चाहता था। तोबीची की मूड लिफ्ट होती है और कोटोरी इंस्ट्रक्ट करती है कि अब सीडो को उसे किस करके सील करना चाहिए। सीडो जैसे ही तोबीची की तरफ बढ़ता है तोबीची घबरा जाती है और पीछे हटने की कोशिश करती है, जिस पर वो रेलिंग से टकरा जाती है और रेलिंग टूटने की वजह से वो गिरने वाली होती है, पर तुरंत ही सीडो उसका हाथ पकड़ लेता है और खुद को चोट पहुंचाते हुए उसे खींच करके ऊपर ले आता है। वो उसके ऊपर गिर जाती है और थैंक यू बोलती है, लेकिन तभी वो सीडो का जख्म कैमल ऑफ फ्लेम्स से हील होते देख लेती है। उसी वक्त उसकी आंखें फिर से डार्क हो जाती हैं और वो इनवर्स फॉर्म में बदलने लगती है। कोटोरी चिल्लाती है कि सीडो को वहाँ से भाग लेना चाहिए, लेकिन सीडो मना कर देता है और कहता है कि उसे तोबीची को बचाना ही है। वो उसकी टेरिटरी में घुसने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। तब कोटोरी फ्रैंकसिनस के कैनन का इस्तेमाल करती है, लेकिन सैटर्न, जो कि तोबीची के इनवर्स फॉर्म का नाम है, शिप को घेर लेता है और उसे शूट करके गिरा देता है। सीडो ये सब देखता है और चीख उठता है। तोबीची उस पर अटैक करने ही वाली होती है कि उसी वक्त तोका आकर के उसे बचा लेती है। बाकी लड़कियां भी उसके साथ होती हैं और सीडो उनसे तोबीची को बचाने में मदद मांगता है। सभी एग्री करती हैं और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके तोबीची के टेरिटरी को फोर्सली खोलती हैं, जिससे सीडो उसके पास तक पहुंच सके। वहीं दूसरी तरफ नई तोबीची खुद को अपने सबकॉन्शियस माइंड के एक खाली वर्ल्ड में पाती है। जैसे ही वो वहाँ घूमती है उसे अपनी पुरानी सेल्फ मिलती है, जो उसे यकीन दिलाती है कि वो उसके रियल मेमोरीज उसके साथ शेयर कर रही है। लेकिन नई तोबीची उन्हें मानने से इनकार कर देती है कि ये सब झूठ है, जिस पर पुरानी तोबीची कहती है कि चाहे वो भले मना करे लेकिन यही उसकी रियलिटी है कि उसकी वजह से ही उसके पेरेंट्स की जान गई थी। अब जैसे जैसे नई तोबीची का शरीर भी उस गहन अंधेरे सैडनेस में डूबने लगता है, तोबीची किसी से मदद की गुहार लगाती है। तभी एक वर्ड में एक क्रैक बनता है और उन्हें सीडो की आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा होता है कि हार मत मानो। वो उन्हें उस वादे की याद दिलाता है कि उसने उस वर्ल्ड में भी कहा था कि वो उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, और सेम वादा वो इस वर्ल्ड में भी उसके साथ कर रहा है। फिर वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वे उसका हाथ पकड़े और दोनों तोबीची एक साथ मर्ज होकर के बाहर निकल जाती हैं। सीडो उसे अपनी बाहों में पकड़ता है, जिस पर तोबीची दिल खोल कर रोती है और उससे माफी मांगती है कि उसने जो फीलिंग्स उस पर थोप दी थी वो शायद प्यार नहीं बल्कि डिपेंडेंसी थी, इसलिए उसे माफ कर दे।
लेकिन सीडो कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो भी थी उसके बाद भी। जैसे ही उसका इनवर्स फॉर्म बदलता है, सीडो उसे किस करके उसे हमेशा के लिए सील कर देता है। कुछ दिनों बाद फिजिकल टेस्ट के दौरान सीडो की बॉडी से अनयूजुअल पावर्स शो होने लगती हैं और वो अचानक बेहोश होकर के गिर जाता है। लड़कियां उसे डाटा टोस्कर बेस लेकर के जाती हैं, जहां पता चलता है कि उसके अंदर मौजूद सारी स्पिरिट पावर उसकी बॉडी को ओवरहीट कर रही हैं और यही उसकी सडन पावर बूस्ट की वजह भी है और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। रीने बताती हैं कि सीडो को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, सभी 8 स्पिरिट्स को उसे एक एक करके किस करना होगा ताकि उसकी बॉडी में उनकी स्पिरिट पावर एक फ्लो में बह पाए। लेकिन इसी दौरान उन्हें खबर मिलती है कि सीडो तो भाग गया है। सभी जल्दी ही इन्फर्मरी की ओर भागती हैं और वहां का हाल देख करके शॉक्ड रह जाती हैं, जैसे कि वहां किसी हल्क ने तबाही मचा दी हो। कटोरी किसी तरह सीडो को ट्रैक कर लेती है और सभी उसके पीछे निकल पड़ते हैं। इसी बीच सीडो की मुलाकात एलन से होती है, जिसे वो अपने हवस के जरिए फंसाने की कोशिश करता है और सारी परफेक्ट लाइंस मारता है। एलन बाहर से तो अनअफेक्टेड दिखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से उसका पूरा सिस्टम हिलने लगता है। एलन उसे रोकने के लिए अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन फेल हो जाती है और खुद ही सीडो के बाहों में गिर पड़ती है। सीडो फिर से उसे छोड़ करके अपनी राहों पर निकल पड़ता है। एलन कंफ्यूज्ड और तरफ में थी, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर सीडो वाइब में गाना गाने लगता है और आसपास के लोग भी मदहोश होते हुए गाने में शामिल हो जाते हैं। तभी लड़कियां उसे ढूंढ लेती हैं और कहती हैं कि वो उसे बचाने आई हैं, जिस पर सीडो जवाब देता है कि अगर उन्हें सच में उसे बचाना है तो उन्हें उसे अपने प्यार में गिरा के दिखाना होगा, यानी उन्हें रिज मास्टर को बीट करना पड़ेगा। और ये कहकर वो चला जाता है कि जब भी वो तैयार हो तो उसे इन्फॉर्म कर दे। फिर लड़कियां सीडो को एक प्राइवेट पूल में बुलाती हैं और वहाँ उसकी अफेक्शन जीतने के लिए एक कंपटीशन शुरू होता है। वाइस प्रेसिडेंट रेफरी बनता है और बाकी क्रू सीडो की एक्साइटमेंट को मॉनिटर करते हैं। ट्विंस एक ही आइसक्रीम को लिक करके शुरुआत करती हैं, जिससे सीडो काफी एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद नात्सुमी अपनी कड़वी बॉडी का इस्तेमाल करती है, लेकिन जब उसकी पावर फीकी पड़ने लगती है और उसका स्विम सूट ढीला लगने लगता है तो सरप्राइजिंगली सीडो को और ज्यादा एक्साइटमेंट होने लगता है। योशिनो के मसाज से सीडो को कोई असर नहीं होता है, लेकिन जैसे ही लोशन उसके शरीर पर गिरता है और वो उसे उतारती है तो वो मूवमेंट काम कर जाता है। कोटोरी बस उन्हीं कह करके अपने पपी डॉग आइज दिखा करके सीडो का ध्यान खींच लेती है। तोबिची उसे नशीला जाम पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से खुद ही पी लेती है और फिर सीडो से प्यार का इजहार कर देती है। जैसे ही तोका की बारी आने वाली होती है, सीडो का कंट्रोल स्पिरिट पावर पर खत्म हो जाता है और वो हवा में उड़ जाता है। रीने वार्न करती हैं कि अगर सीडो को नहीं रोका गया तो 30 साल पहले वाले स्पेस क्वेक से भी बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। ट्विंस, योशिनो और नात्सुमी उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन कोटोरी पीछे रह जाती है और अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहे कैनन से उसे एलिमिनेट करने का प्लान करती है। लेकिन इससे पहले कि वो बटन दबाए, तोका और तोबिची उसे रोक लेती हैं और कहती हैं कि उन्हें भरोसा रखना चाहिए कि वो उसे बचा सकते हैं। जैसे ही बाकी लड़कियां सीडो को पकड़ने की कोशिश करती हैं, कुरुमी अपनी शैडोज का इस्तेमाल करके सीडो को रोकती है, लेकिन सीडो खुद को छुड़ा लेता है। फिर ट्विंस अपनी ताकत मिला करके उसे पकड़ती हैं और हर लड़की एक एक करके उसे किस करती है। फिर भी सीडो खुद को छुड़ा लेता है, लेकिन बाकी लड़कियां किसी न किसी तरह से उसे किस करने में कामयाब हो जाती हैं। जब तोका की बारी आती है तो वो सेंडोल्फिन को समन करती है और सीडो के साथ फाइट शुरू कर देती है। बाकी लड़कियां बीच में आना चाहती हैं, लेकिन तोका उन्हें मना कर देती है। वो खुद ही सीडो के पास जाती है और उसे किस करती है, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि वो उससे सही में प्यार करती है। इसी बीच हम देखते हैं कुरुमी के क्लोन्स डेम इंडस्ट्री की रिसर्च फैसिलिटी में घुस जाती हैं और वहां से एक स्पिरिट जिसका कोड नेम सिस्टर होता है और उसे एक्सपेरिमेंट के लिए कैद करके रखा गया है, उसे निकाल करके भगा ले जाती हैं।